नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, प्रारंभिक प्रयोग और प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। परिचय। सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। वास्तव में हरे पौधे अपना आहार स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अंततः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थ का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? पहला है क्लोरोफिल, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। आपने शायद शाबलित पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिस आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया और अन्य पत्ती का प्रकाश में रखा हो जिससे स्टार्च बनाने का प्रयोग को किया गया हो। स्टार्च के लिए इन पत्तियों का परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। आप एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखे, इसमें KOH से भीगी हुई रुई भी रखे, फिर शेष भाग को प्रकाश में रहने दे। इसके बाद उस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखें। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करें। परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रारंभिक प्रयोग। जोसेफ प्रीस्ले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रीस्ले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रीस्ले ने देखा कि बंद स्थान जैसे कि बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेता हो, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। कुछ इस प्रकार का प्रयोग किया था। इस आधार पर प्रीस्ले ने निम्न परिकल्पना की। पौधे उस वायु को क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। जॉन इंजनहाउस ने प्रीस्ले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में रखा और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। ये जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजनहाउस ने अपनी एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस फॉन जैक्स ने यह प्रमाण दिया पौधा वृद्धि करता है
तब ग्लूकोज यानी शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब आप T.W. एंजलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर मान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के स्पेक्ट्रमी घटकों को अलग किया और फिर एक हरे शैवाल में क्लैडोपोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा, इसको प्रतिपादित किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्रित हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम यानी एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण कुल प्रतिक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार का था, जहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वैन नील ने प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हरे पौधों में पानी हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते। जब H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है, तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्हें निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O यानी जल से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण निम्न है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तथा 12 जल के मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज तथा 6 पानी के मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधों के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। क्लोरोप्लास्ट में सूक्ष्म श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ATP एवं NADPH का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है, चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात ATP तथा NADPH, जो सैद्धांतिक रूप में अंधेरे में संपन्न होता है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, प्रारंभिक प्रयोग और प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है और इलेक्ट्रॉन परिवहन। धन्यवाद।